हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। आज 14 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। चलिए पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत भी अपराधों के लिए जमानत एक नियम है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यूएपीए का क्या मतलब है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के बारे में आपने सुना होगा, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यूएपीए के नाम से जानते हैं। इस यूएपीए के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो दूसरी न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है और इसमें आईआईटी मद्रास ने सबसे प्रथम स्थान पाया है। और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, एनआईआरएफ रैंकिंग किस प्रकार से जारी की जाती है, कौन जारी करता है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया था जिसके आधार पे ये रैंकिंग जारी की गई वो भी हम देखेंगे। सुधारों के बिना यूएनएससी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि अक्षम है, ऐसा कहना है G4 राष्ट्र का। और इसमें प्रतिनिधि कौन बने हुए थे, तो हमारे भारत के थे वो। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिनका नाम है आर रविंद्र। उन्होंने G4 राष्ट्रों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए यूएन में ये बातें कही। G4 के बारे में आपको बखूबी पता है, ये 4 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत आते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो बात करेंगे हम और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं हम। बेल इज रूल फॉर ऑफेंसेस एवन अंडर स्पेशल स्टेटस लाइक यूएपीए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत भी अपराधों के लिए जमानत एक नियम है, यानी कि बेल क्या है, एक रूल है। ए बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओका एंड अगस्टिन जॉर्ज मशिए said if courts start denying bail in deserving cases it will be violation of fundamental rights। जस्टिस अभय एस ओका और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अगर अदालतें उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। द लीगल प्रिंसिपल बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। जमानत एक नियम है और जेल क्या है, एक अपवाद है।
और ये बात किसके तहत इन्होंने कही है, तो जो यूएपीए है उसके बारे में, उसके संदर्भ में ये बातें इन्होंने कही। यानी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, इसका कानूनी सिद्धांत यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत भी अपराधों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 अगस्त 2024 को सख्त आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए ये फैसला सुनाया था। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो लीगल है वो हमारा ये प्रिंसिपल वो ये है कि बेल एक नियम है और जो उचित मामले हैं उसमें जमानत दे देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे, अगर इनकार करेंगे तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक चित्र देख पा रहे होंगे, ऐसा दिखता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब चलो उसी यूएपीए के संदर्भ में एक बात हम आपसे पूछ लेते हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1967 में पारित कानून का उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियां जो हैं वो रोकना है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये कानून कब पारित किया गया था, तो 1967 की बात है। और भारत में जितनी भी ऐसी गतिविधियां जो कानूनी रूप से सही नहीं है, जिन्हें हम गैर कानूनी कह देते हैं, उन गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना इस अधिनियम का क्या है, एक उद्देश्य है। तो इसका अगर हम बात करें, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, परंतु उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है, क्योंकि इसमें उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। तो अगर आपने आंसर ए टिक किया होगा तो आपने बखूबी इसमें अच्छा जवाब दिया है। ये जो अधिनियम है केंद्र सरकार को निरपेक्ष शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी घोषित करता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है। और इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास को उच्चतम दंड माना गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? 2019 में इसमें संशोधन किया गया था और उस संशोधन के अनुसार इस अधिनियम में एनआईए के महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया कि जब मामले की जांच इस एजेंसी से करवाई जाए तो संपत्ति की जब्ती या कुर्की की वो मंजूरी देंगे। ठीक है ना। एनआईए जिसे हम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जानते हैं, तो उसके महानिदेशक को ये अधिकार दिया गया है। और इस अधिनियम के तहत अगर कोई मामले की जांच करता है तो वो कौन कर सकते हैं, डीएसपी या फिर एसीपी या इससे ऊपर के जो रैंक के अधिकारी होते हैं, वो इन मामलों की गुत्थी सुलझाने में हेल्प कर सकते हैं। और इन अधिकारियों के अलावा जो स्पेशली आतंकवाद के मामलों की जांच किया करते हैं, एनआईए के अधिकारी जैसे कि वहां के इंस्पेक्टर हुए या फिर उनसे भी ऊपर के अधिकारी, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो कार्यवाही कर सकते हैं, वो इस अधिनियम के तहत जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या होना चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। इसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। धनंजय को हम डी लिखते हैं, वाई
और ये क्या हो गया आपका चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ अगर आपने लिखा है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है जब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। NIRF रैंकिंग 2024, IIT मद्रास रिटेन्स स्पोर्ट एज बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर 6th ईयर। अभी हाल ही में NIRF की रैंकिंग जारी कर दी गई है और उसमें IIT मद्रास ने लगातार छठे साल भी अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान को बरकरार रखा है, यानी कि हमेशा लगभग 6 साल हो गए हैं और 6 सालों से टॉप में आ रहा है ये IIT मद्रास। इसके पीछे बहुत मेहनत होगी वहाँ के वाइस चांसलर और भी अन्य जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं वहाँ के। यूं ही नहीं कोई संस्थान टॉप में आ जाता NIRF रैंकिंग में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु is the top institution under both the universities and research categories. IIM Ahmedabad continued to be top management institute for the 5th year. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये जो है ना, ये विश्वविद्यालयों और शोध दोनों श्रेणियों में शीर्ष संस्थान माना जाता है। IIM अहमदाबाद ये 5वें साल भी शीर्ष पर बना हुआ है मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब जैसे हम बात करें इस NIRF की, ये इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम होता है। अभी हाल ही में एक PDF है 116 पेजेस की है, वो आप पढ़ सकते हैं। और इस NIRF रैंकिंग की जो एक बुकलेट है वो किसने पब्लिश की? तो वर्तमान में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसे क्या किया था, सभी के समकक्ष रखा और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया जो है उसको आधार मानते हुए ये NIRF की जो रैंकिंग है वो तय की गई है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर, ये इसमें कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसने ये किया था? 12 अगस्त को ये सभी के सामने पब्लिश किया गया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और ये सब जो मामले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो रैंकिंग जो है वो उसी आधार पे होती है कि वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार के वहां पर शिक्षक हैं। ठीक है ना, हर प्रकार की चीजें देखी जाती हैं और उसी के आधार पे रैंकिंग दी जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम यहाँ पर एक फोटो भी देख सकते हैं। IIT मद्रास ऐसा दिखता है, ये आप गेट देख पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले थोड़ी सी न्यूज आपको दे देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये न्यूज कवर की थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि IIT मद्रास ने एक ऑनलाइन MBA का कोर्स लॉन्च किया है मैरीटाइम प्रोफेशनल के लिए। तो इसमें भी अगर कोई आपके साथी बंधु एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा IIT के बारे में ही। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? सबसे पहला IIT जो स्थापित किया गया उसका नाम क्या आएगा? जल्दी से आपको बताना है। भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? खड़गपुर, IIT खड़गपुर जिसे हम कह देते हैं, इंग्लिश में कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना मई 1950 में की गई थी। और ये जो खड़गपुर एरिया है कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो पश्चिम बंगाल का एरिया है।
तो इसकी स्थापना 1950 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में की गई थी। वहां पर एक कैंप है, कैंप के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय हिजली डिटेंशन कैंप के स्थल पर इसकी स्थापना हुई और बाद में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया गया था? 18 अगस्त 1951 को इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। और औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए कौन गए हुए थे? तो आपको नाम भी पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था 18 अगस्त 1951 को। इस संस्थान को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मान रखा है। 2019 में इसे भारत सरकार ने उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा भी दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो ये कुछ बिंदु जो थे वो हमने कवर किए हैं इस आईआईटी खड़गपुर के बारे में, जिसे सबसे पहले स्थापित किया गया था। सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय आईआईटी खड़गपुर के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। थोड़ी जानकारी अगर हम आपको और बताएं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो जब ये प्रधानमंत्री थे उसी समय ये भारत का सबसे पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो है वो स्थापित किया गया, जिसे हम आईआईटी खड़गपुर के नाम से जानते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। विदाउट रिफॉर्म्स यूएनएससी इल इक्विप्ड टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस G4 नेशंस। G4 नेशंस का कहना है कि सुधारों के बिना यूएनएससी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। The Deputy Permanent Representative of India to the UN said that the Council is ill-equipped to address the international challenges as there is a lack of representation। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि ये जो यूएनएससी परिषद है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में असमर्थ है क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व की कमी है। अब ये जो है किसकी तरफ से कहा गया? G4 नेशंस की तरफ से कहा गया है। G4 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 देश हैं, चारों के चारों देश इस यूएनएससी का हिस्सा बनना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कौन कौन से देश हैं वो G4 में? एक तो ब्राजील है, एक जर्मनी है जो इसका हिस्सा बनना चाहता है, और एक जापान, और एक हमारा भारत। इन चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और चारों देशों के इस ग्रुप बनाने का उद्देश्य यही है कि यूएनएससी में जगह बनाना, वो भी परमानेंट। अभी थोड़ी बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो अभी पहले आपको ये बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि गए हुए हैं, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं? आर रविंदर। यही है वो आर रविंदर जिन्होंने 12 अगस्त को कहा था कि यूएनएससी में अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है वो इस काबिल नहीं है कि वैश्विक स्तर पर वो एक शांति स्थापित कर सके, इसलिए चाहिए कि बेहतरीन प्रतिनिधित्व हो। यानी कि कहने का भाव क्या है? हमें वहां पर आने दीजिए, जाहिर सी बात है, और जो मौजूदा असंतुलन है उसे हम संतुलित कर सकें। यूएन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे यूएनएससी के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। जब हम इस यूएन की बात करते हैं तो इस यूनियन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो
मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वो। और इस यूएन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 193 देश हैं, यानी कि 193 देशों ने औपचारिक रूप से यूएन की सदस्यता ग्रहण कर रखी है। जब इस यूएन की स्थापना की गई थी उस समय इसमें कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे जब इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और आज 2024 चल रहा है, 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। इस यूएन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 इसके मुख्य अंग हैं, 6 मेन बॉडीज हैं इनकी। पहली और मुख्य जो है उसे हम कहते हैं जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। कोई भी अगर यूएन का सदस्य बनता है तो जाहिर सी बात है वो इस यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य बनेगा। महासभा यानी कि जहां पर वो बैठकर बातें करते हैं, कोई मुद्दा जो एक दूसरे के सामने रखते हैं और उसका सलूशन करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो जितने भी देश आते हैं अपने अपने देशों के प्रतिनिधि यहां पर वो भेजते हैं और फिर वो यहां पर इस यूएनजीए में इकट्ठा होते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एससी यानी कि यूएनएससी जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो क्या हैं, वो तो अभी परमानेंट हैं और 10 वो हैं जिनको हर 2 सालों के लिए चुना जाता है। ठीक है ना। अब भारत भी इसमें स्थायी प्रतिनिधित्व चाहता है और वो कहता है कि हमें इसमें परमानेंट जगह चाहिए। और इसके बेनिफिट क्या है परमानेंट के? तो कोई भी मान के चलो कोई भी मुद्दा है और वैश्विक स्तर पर उस मुद्दे को लागू करना है, अगर इन 5 स्थायी देशों में से अगर किसी को अच्छा ना लगे वो मुद्दा, वो उस पर सहमति दर्ज ना करवाए, तो वो उसे कह देगा कि मुझे पसंद नहीं है और हम इसे लागू नहीं करना चाहेंगे। तो उन 5 में से अगर एक ने भी मना कर दिया ना, तो वो जो मुद्दा है जिसे लागू किया जाना है तो वो मुद्दा लागू होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसी वजह से अभी जो हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधि गए हुए हैं, उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंदर, जिनकी मैंने अभी आपको फोटो भी दिखाई, इन्होंने कहा कि हाल ही की जो वैश्विक भू राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उनसे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम नहीं की जा रही है, ना हो रही है। इसीलिए प्रतिनिधित्व की यानी कि बेहतरीन प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। अब चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से मैंने आपको क्या बताया 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी। अब आप ये बताइएगा कि कौन से वो 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन सी तो आपने बखूबी अच्छा इसमें जवाब दिया है। इसमें ये सदस्य देश हैं चीन, ठीक है ना, फ्रांस। अब यूनाइटेड किंगडम का वैसे पूरा नाम क्या लिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। और संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में इस यूएनएससी की अध्यक्षता किसके हाथों में है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें शेरा लियोने के हाथों में है। इसमें जो अन्य देश हैं वो कौन कौन से हैं जिनके पास अध्यक्षता जानी है? तो अगले महीने में स्लोवेनिया अध्यक्षता करेगा यूएनएससी की, उसके बाद में स्विट्जरलैंड अक्टूबर में, यूनाइटेड किंगडम नवंबर में अध्यक्षता करेगा और यूनाइटेड स्टेट्स दिसंबर में। हर महीने अध्यक्ष अलग अलग होता है ताकि सभी देशों का एक बेहतरीन रूप से प्रतिनिधित्व होता रहे और ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में हम इस यूएनएससी के सदस्य हैं। बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना है। अभी भारत जो है वो इसमें स्थायी सदस्यता चाहता है और स्थायी सदस्यता चाहने के साथ साथ और भी जो देश हैं जैसे कि ब्राजील, जर्मनी और जापान, वो भी इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं।
और इन चारों देशों ने क्या अभी नाम रखा है ग्रुप का? G4 उसे हम कह देते हैं। यूएन, यूएन के बारे में मैंने आपको ये तो बता दिया। यूएन के 6 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, उनमें से 2 के बारे में हमने जिक्र किया। 2 आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रह जाते हैं, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ भी ले जाता है। इस यूएन में कितने सदस्य बताए थे मैंने अभी? 193 देश हैं इसमें। अब 193 देशों का ये आप कह सकते हैं एक समूह जो सभी इससे जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अपना संविधान होगा, जिस प्रकार हमारे भारत का अपना संविधान है ठीक इसी प्रकार इनका भी अपना संवैधानिक चार्टर बना हुआ है। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के संवैधानिक चार्टर में कितने अनुच्छेद और अध्याय बने हुए हैं। जल्दी से आप बताइएगा इसका आंसर कौन सा रहेगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें बी ऑप्शन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 111 अनुच्छेद हैं जो कि 19 अध्यायों में बंटे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है, कोई भी आपको इसमें गलती नहीं करनी है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूएन में 193 सदस्य देश हैं, आप ये बताइएगा कि सबसे अंत में कौन सा देश इस यूएन का सदस्य बना? कहने का भाव क्या है, 193वां सदस्य देश कौन सा है? मैंने आपको कई बार क्लास में ये बताया भी हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताएंगे। तो इस प्रकार आज की हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको करंट अफेयर्स की सभी PDF मैंने पहले भी प्रोवाइड करवा दी हैं और आज इस कक्षा की PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लेना edurohi24, आपको अपने इस चैनल की प्रोफाइल वहां पर मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई YouTube और टेलीग्राम की। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एडुरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप खेलते रहें, पढ़ते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।